फ्रसिक्स सक्शन और थ्रस्टर्स के संयोजन से दोनों अविश्वसनीय रूप से तेज हो गए और वे लगभग तुरंत ही विशाल सादाही नुओ बग से चिपक गए। ब्रेन बग स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह लाल बत्ती क्या दर्शाती है, लेकिन उसका पिछला कदम सचमुच थोड़ा ज्यादा ही आक्रामक था। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी तब तक ली गैंग और झोऊ क्यूई पहले ही सदाही नुओ बग के कवच से कसकर चिपक चुके थे। उन दोनों के लिए जिस क्षण उन्होंने डिसऑर्डर पोशन का इंजेक्शन लगाया और ब्लड बर्निंग मोड को सक्रिय किया, उसी क्षण से वे मृत घोषित हो चुके थे। इसलिए कोर के विस्फोट की शक्ति को देखने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं किया। दूसरी ओर जिंग तियानई ने चेन शुओ को पकड़ लिया, जिससे वह भी अंदर खींचने से बच गया। बूम बूम, एक बार फिर धरती को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। भयानक खिंचाव पल भर में गायब हो गया और एक भयावह लाल परमाणु तूफान उमड़ पड़ा। पूरा युद्ध क्षेत्र एक बार फिर अराजकता में डूब गया। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस विस्फोट के बाद की स्थिति जल्दी ही सामान्य हो गई। बेशक मुद्दा यह नहीं था। मुद्दा यह था कि निंग जी को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि उस भयानक विस्फोट के बाद ली गैंग और झोऊ क्यूई के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव सचमुच गायब हो गए थे। लेकिन ब्रेन बग और सदाहे नुओ बग के जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव में जरा भी बदलाव नहीं आया था। यह वूश, हवा जोर से गरजी और अचानक आए आंधी ने अराजकता को तितर बितर कर दिया, जिससे निंग जी के सामने एक अदृश्य बाधा प्रकट हो गई। उस अवरोध के भीतर ब्रेन बग और सादा वॉरियर कीट पूरी तरह से सुरक्षित खड़े थे। सच कहें तो ये परिणाम जिंग तियानई, चेन शुओ और यहां तक कि निंग जी को भी कुछ हद तक अस्वीकार्य था। क्यों? इस समय दोनों मनुष्यों और तितली के हृदय अपार दुख से भर गए थे। अपने प्राणों का बलिदान देने के बाद भी वे दुश्मन को जरा सा भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा सके? विरोधी इतना शक्तिशाली क्यों था? उन्हें ब्लू स्टार पर ही क्यों उतरना पड़ा? क्यों? किसी ने उन्हें जवाब नहीं दिया और कोई उन्हें यह नहीं बता सका कि आगे ऐसे शक्तिशाली दुश्मन का सामना कैसे किया जाए। उनसे सहानुभूति दिखाने वालों की संख्या तो और भी कम थी। वे केवल खुद पर ही निर्भर रह सकते थे। जब शक्ति का अंतर एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो अपनी जान जोखिम में डालना भी व्यर्थ हो जाता है। वांग जू द्वारा 2 टीम सदस्यों के साथ पहले एक कमांडर को मार गिराने में सक्षम होना उन्हें अचानक चौंकाने और कुछ हद तक भाग्य का परिणाम माना जा सकता है। ब्रेन बग के सक्रिय होने के बाद एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम के पास बचने का कोई मौका नहीं बचा था। दरअसल इस समय एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम में केवल वू बियाओ और शियाओ ईरान ही बचे थे। शियाओ ईरान को एक तरफ रखते हुए, हालांकि वू बियाओ अस्थायी रूप से सादा योद्धा बग कमांडर को रोके हुए था, लेकिन वह पूरी तरह से नुकसान में था और लंबे समय तक टिक नहीं सकता था। जहां तक जिंग तियानई की बात है, वह शुरू से ही एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम का हिस्सा नहीं था, नैनो आर्मर के उपयोग से पूरी तरह अपरिचित था और उसकी युद्ध क्षमता काफी सीमित थी। चेन शुओ और भी गंभीर रूप से घायल था। अगर वे दोनों अब आगे बढ़ते हैं तो यह व्यर्थ आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब यह था कि निंग जी की तरफ से बची एकमात्र युद्ध शक्ति वह स्वयं ही थी। अगर वह उन्हें नहीं रोक पाता तो वहां मौजूद सभी लोग मर जाते। उनकी पत्नी चू चेनेक्सी को जल्द ही एक प्रायोगिक विषय के रूप में ले जाया जाएगा और छोटा निंग चू या तो इसका शिकार बन सकता है या मौके पर ही मारा जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह कभी भी ऐसी बात होने नहीं देगा। इस विचार के साथ ही निंग जी के हृदय में युद्ध की प्रबल इच्छा जागृत हो उठी। जी हाँ, उसे लड़ना ही था। उसे दुश्मन को रोकने और अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसकी प्रबल इच्छाशक्ति ने मदर नेस्ट को एक बार फिर सक्रिय कर दिया, जिससे निंग जी को यह भ्रम हुआ कि वह इसके साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा चुकी है। इस भ्रम के तहत अचानक उसके एंटीना से रंगीन प्रकाश तरंगों का एक विस्फोट हुआ और तुरंत एक शक्तिशाली जैव विद्युत तरंग उत्पन्न हो गई। भाड़ में जाओ! क्रोध से भरी वह गाली सभी सादा जर्ग के मन में गूंज उठी। इस समय निंग जी सभी जर्ग का स्वामी प्रतीत हो रहा था। इससे आगे मौजूद ब्रेन बग और सादा हे नुओ बग के साथ साथ युद्ध के बीच में मौजूद सादा वॉरियर बग कमांडर भी कांप उठे। इस झटके के कारण ब्रेन बग की अदृश्य बाधा भी पूरी तरह से गायब हो गई। वूश! तेज हवा के साथ सीटी की आवाज आई जब सादा योद्धा बग कमांडर, जो वू बियाओ से लड़ रहा था, गुस्से भरी चीख सुनकर अचानक घबराकर पीछे हट गया। इस दृश्य को देखकर बचे हुए कुछ लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। लेकिन इससे पहले कि वे और अधिक आश्चर्यचकित हो पाते, आकाश में तितलियों के पंखों के फड़फड़ाने की सरसराहट की आवाज गूंज उठी। सैकड़ों हजारों तितलियां, जिनके पूरे शरीर हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे, दक्षिण से तेजी से उड़कर आईं।
ये वही तितली झुंड थे जिन्होंने पहले हाइव गार्ड्स का खून पिया था, लेकिन अब उनमें स्पष्ट परिवर्तन आ चुके थे। न केवल उनके शरीर डार्क एनर्जी से ढके हुए थे, बल्कि उनकी शारीरिक संरचना में सादा शैली के कांटे भी दिखाई दिए थे, मानो उन्होंने दुश्मन की आनुवंशिक शक्ति को अवशोषित कर लिया हो। निंग जी के निर्देशानुसार वे तेज गति से लौटते हुए पाठ की एक पंक्ति का निर्माण करने लगे। देवता के वंशज की रक्षा करो, जल्दी जाओ। इस दृश्य ने सभी को चौंका दिया और तुरंत ही उन्हें होश में ला दिया। हाँ, ईश्वर के वंशज की रक्षा करो। उनका लक्ष्य ईश्वर के वंशज की रक्षा करना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अब इस स्तर की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। चाहे ये तितली हो या उनसे पहले के जर्ग, वे बहुत पहले ही उस आयाम को पार कर चुके थे जिसमें मनुष्य निवास करते थे। स्विश! लाल वस्त्र के भीतर से एक और कीट का पंजा निकला और विशाल चूषण एक बार फिर से खिल उठा। लेकिन इस बार जैसे ही चूषण प्रकट हुआ, वह अचानक एक रंगीन प्रकाश तरंग के झटके से बुझ गया। वो बियाओ, शिंग तियानई और चेन शुओ ने निंग जी को ध्यान से देखा और फिर तेजी से जंगल में गायब हो गए। तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं। प्रकाश की तरंगें उत्पन्न हुई और निंग जी मदर नेस्ट में विलीन होकर एक जैव विद्युत तरंग छोड़ी और एक दबंग घोषणा की। उच्च स्तरीय जर्ग ब्रेन बग को निंग जी के बारे में स्पष्ट रूप से पता था, या यूं कहें कि उसने पिछली लड़ाइयों में निंग जी की जैव विद्युत तरंगों को महसूस किया था। पहले थोड़ी अनिश्चितता थी, लेकिन अब लक्ष्य पूरी तरह से तय हो गया था। ब्रेन बग के लिए उच्च स्तरीय या उससे भी आगे के उच्च स्तरीय जर्ग का मूल्य किसी भी तरह से भगवान के वंशज के मूल्य से कम नहीं था। इसलिए इस समय उसे कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने निंग जी को दिलचस्पी से देखना शुरू किया, एक स्थानीय उच्च स्तरीय जीव। सम्राट तारा सचमुच चमत्कारी है। ब्रेन बग की जैव विद्युत तरंग आश्चर्य से भरी हुई थी, मानो वह निंग जी के अस्तित्व से काफी आश्चर्यचकित हो। लेकिन निंग जी का जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही उसके तितली जैसे पंख हल्के से फड़फड़ाए, आसपास का स्थान विकृत हो गया और मदर नेस्ट के चमकीले पेड़ पर बैठी तितलियों का झुंड फव्वारे की तरह फूट पड़ा। पल भर में ही युद्ध क्षेत्र तरह तरह की तितलियों से भर गया। ये सभी तितलियां डार्क एनर्जी की हल्की रोशनी से घिरी हुई थीं, स्पष्ट रूप से ये साधारण प्राणी नहीं थीं। विशेषकर एक काली और लाल रंग की मादा स्वेलोटेल तितली, उसमें निहित अंधकार में ऊर्जा निंग जी की ऊर्जा से किसी भी तरह कम नहीं थी। एक झुंड, स्थानिक शक्ति। तुमने मुझे इतने सारे आश्चर्य दिए हैं। निंग जी द्वारा छोड़े गए तितलियों के झुंड को देखकर ब्रेन बग और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय निंग जी ने तुरंत अपने मानसिक जगत में एक जैव विद्युत तरंग को तेजी से प्रवेश करते हुए महसूस किया। अज्ञानी जीव, विलय हो जाओ और सदा जर्ग के सदस्य बन जाओ। यह उत्तेजना और एक निश्चित दबावकारी गुण से भरी एक जैव विद्युत तरंग थी, लेकिन दुर्भाग्य से निंग जी कोई अज्ञानी प्राणी नहीं था और न ही वह इतनी आसानी से मूर्ख बन सकता था। मदर नेस्ट की जैव विद्युत तरंग को छोड़ा गया, जिससे ये जबरदस्ती वाली जैव विद्युत तरंग तुरंत चकनाचूर हो गई। उसी समय उसके चारों ओर विभिन्न मंद रोशनी से जगमगाता हुआ तितलियों का झुंड एक तूफान की तरह बाहर निकल आया। ये देखकर दूसरी तरफ मौजूद ब्रेन बग ने भी कोई कमजोरी नहीं दिखाई। अपनी जैव विद्युत तरंग के प्रज्वलित होते ही शेष योद्धा कीट कमांडर और उसके नीचे स्थित सदाही नुओ बग तेजी से आगे बढ़कर उनका सामना करने के लिए दौड़ पड़े। इस प्रकार निंग जी और इस उच्च स्तरीय सादा ब्रेन बग के बीच आधिकारिक तौर पर टकराव शुरू हो गया था। मादा स्वेलोटेल तितली का सामना सादा योद्धा कीट कमांडर से हुआ, जबकि तितलियों के झुंड का संघर्ष सादाही नुओ कीटों से हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए और बटरफ्लाई स्वॉर्म में कुछ हताहतों को छोड़कर वे काफी हद तक बराबरी पर थे। जहां तक निंग जी की बात है, उसका सामना सबसे खतरनाक जीव ब्रेन बग से था। ब्रेन बग की ताकत उसकी मानसिक शक्ति में निहित थी, इसलिए उनकी लड़ाई स्वाभाविक रूप से जैव विद्युत तरंगों की प्रतियोगिता बन गई। जैसे ही निंग जी ने तितली झुंड को छोड़ा, ब्रेन बग ने अपनी मानसिक शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया, झुंड पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और साथ ही निंग जी के आदेशों में हस्तक्षेप किया। दुर्भाग्यवश यह महज एक कोरी कल्पना थी। ये सच था कि उनकी मानसिक शक्ति मजबूत थी, लेकिन निंग जी के प्रति तितली जाति की वफादारी उनके खून और आत्मा में गहराई से समाई हुई थी, जिससे इसे पलटना असंभव था। मात्र घोंसले की शक्ति के साथ मिलकर यदि वह एक या दो तितलियों के भाग्य को जबरदस्ती मोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, तो उनकी वफादारी में जरा भी कमी आने पर वे तुरंत आत्मविनाश कर लेंगी। निंग जी स्वाभाविक रूप से अपनी कमजोरी को दुश्मन की ताकत के सामने नहीं रखता। तितली झुंड का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी को रोकने के साथ साथ वह रंगीन प्रकाश ज्वाला की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और ब्रेन बग की ओर बढ़ गया।
स्विश। हवा जोर से चल रही थी और जैसे ही निंग जी ब्रेन बग के 10 मीटर के भीतर पहुंचा, आसपास की हवा एक धीमी गुनगुनाहट के साथ चिपचिपी हो गई। घनी हवा ने निंग जी की गति को काफी धीमा कर दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। होंगक्सिंग भवन में हुए युद्ध के दौरान अनगिनत तितलियों के जीवन से एकत्रित भारी मात्रा में अंधकार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जिससे निंगजी पलक झपकते ही बाधा को भेद कर बिजली की तरह गायब हो गया। स्लैश। तेज कटने की आवाज के बीच ब्रेन बग के शरीर पर लिपटा लाल वस्त्र फट गया, जिससे उसके भयानक धड़ पर नीले हरे रंग के खून की एक लकीर दिखाई दी। अपने विशाल गंजे सिर, 6 पतले छोटे पैरों और 2 कीट जैसे पंजों के साथ ब्रेन बग का असली रूप अंततः निंगजी के सामने उजागर हो गया। सच कहूं तो ये ब्रेन बग अब तक देखे गए किसी भी जर्ग से कहीं अधिक बदसूरत था, जो एक विकृत विशाल सिर वाली चींटी जैसा दिखता था। दरअसल यह एक विकृत चींटी थी जिसका सिर और शरीर बेहद असंतुलित थे। उसके सिर पर 2 लंबे पतले एंटीना थे और उसका पूरा शरीर काले लाल रंग के धब्बों से ढका हुआ था। इसी क्षण उसके विशाल माथे से नीले हरे रंग के खून की एक बूंद रिसने लगी। हालांकि ये केवल एक क्षण के लिए ही था। घाव से खून बहना तुरंत बंद हो गया और वह ठीक हो गया, जिससे सदा योद्धा बग कमांडर की पुनर्योजी क्षमता से कमतर नहीं होने का पता चलता है। मरना। निंग जी के अचानक हमले ने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और ब्रेन बग ने अपमानित क्रोध की एक जैव विद्युत तरंग भेजी। उसके सूखे पंजे अचानक कस गए और एक भयानक मानसिक शक्ति तुरंत फूट पड़ी, जिससे पूरा स्थान एक पल के लिए जम गया। इसके बाद निंग जी ने एक अभूतपूर्व कुचलने वाली शक्ति का अनुभव किया, जिसने उसे पूरी तरह से वहीं जकड़ लिया। ये बल बहुत विशाल था, अत्यंत विशाल, जिसने निंग जी के शरीर की सतह पर मौजूद डार्क एनर्जी की रक्षा पंक्ति को पल भर में भेद दिया और सीधे उसके भौतिक रूप पर प्रभाव डाला। यदि निंग जी के शरीर को कई दौर के सुदृढ़ीकरण से न गुजारा गया होता, तो संभवतः इस बल के गिरने के क्षण ही वह टुकड़े टुकड़े हो गया होता। हालांकि उसके शरीर को कई बार परिष्कृत किया गया था और उसकी ताकत अब सामान्य मिश्र धातुओं के बराबर थी, फिर भी वह दांत पीसने वाली चीख के साथ विकृत और चटक गया और उससे हल्का नीला खून रिसने लगा। आत्मसमर्पण करो वरना मर जाओ। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने निंग जी को पकड़ा, उसने एक जैव विद्युत तरंग भेजकर उससे आत्मसमर्पण की मांग की। क्या निंग जी सादा जर्ग के सामने आत्मसमर्पण कर देगा? बिल्कुल नहीं। आत्मसमर्पण करने का मतलब होगा अपनी पत्नी, अपने बच्चे और यहां तक कि पूरी मानवता के खिलाफ खड़ा होना। मर जाना ही बेहतर होगा। भाड़ में जाओ। जैसे ही प्रतिद्वंदी की जैव विद्युत तरंग अंदर प्रवेश कर गई, निंग जी ने तुरंत पलटवार किया। निंग जी का विरोध प्रतिद्वंद्वी की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रतीत हुआ, इसलिए उसका जवाब मिलने के बाद ब्रेन बग ने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके बजाय इसने तुरंत निंग जी की मानसिक दुनिया में जबरन घुसपैठ करना शुरू कर दिया। ये घुसपैठ पिछली घुसपैठ से बिल्कुल अलग थी। अगर पिछली बार तो वह महज एक सामान्य जांच थी, फिर इस बार ब्रेन बग सफलता या मृत्यु के दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रहा था, अपना पूरा प्रयास कर रहा था और यहां तक कि अपने समर्थन के रूप में हाइव माइंड से भी जुड़ गया था। मानसिक जगत में विशालकाय ब्रेन बग ने घुसपैठ की और निंग जी की मानसिक सुरक्षा को भेदते हुए उसकी संज्ञानात्मक क्षमता को जबरन बदलने का प्रयास किया। निंग जी ने स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध किया और यह प्रतिरोध अभी भी मदर नेस्ट से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार के हमले का मुख्य उद्देश्य निंग जी की प्राथमिक चेतना को नष्ट करना था। इसका मतलब ये था कि जब तक निंग जी अपनी प्राथमिक चेतना को छिपाए रखेगा, तब तक प्रतिद्वंद्वी के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही निंग जी की चेतना का विलय हुआ, उसके मानसिक क्षेत्र में एक प्लवक जैसी जैव विद्युत तरंग प्रकट हुई। ये प्लवक जैसी उपस्थिति किसी प्रकार के मानसिक वायरस की तरह थी। जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये निंग जी के मानसिक जगत में तेजी से फैल गया और कुछ ही क्षणों में उसे पूरी तरह से भर दिया। पलक झपकते ही मदर नेस्ट स्थित पवित्र भूमि को छोड़कर निंग जी की पूरी मानसिक दुनिया उन वायरस जैसे प्लवकों से भर गई। इसी समय निंग जी को अपनी चेतना में एक परिपूर्णता का एहसास होने लगा, मानो वह फटने ही वाली हो। इस सूजन की अनुभूति के कारण उसे नींद आने लगी, यहां तक कि उसे कुछ पल के लिए बेहोशी के दौरे पड़ने का भ्रम भी होने लगा। निंग जी जानता था कि वह सो नहीं सकता, न ही वह बेहोश हो सकता है। इस समय यदि उसने मानसिक एकाग्रता में जरा सी भी चूक दिखाए, तो वह संभवतः हमेशा के लिए प्रतिद्वंद्वी का गुलाम बन जाएगा। उसी समय मादा स्वेलोटेल तितली, जो सादा योद्धा बग कमांडर का पीछा कर रही थी, ने तुरंत निंग जी की असामान्य स्थिति को देखा और तुरंत प्रतिक्रिया दी। सम्राट, समर्थन करो। एक तेज जैव विद्युत तरंग के बीच मादा स्वेलोटेल तितली ने तितली झुंड को कार्यभार संभालने के लिए बुलाया,
जबकि वह झिलमिलाती हुई निंगजी के बगल में प्रकट हुई। स्विश! अगले ही पल, बिना किसी देरी या संवाद के, वह काले प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गई और ब्रेन बग की आंखों की ओर तेजी से बढ़ी। बस इन परिस्थितियों में ब्रेन बग ने अपने सूखे पंजों को जकड़ लिया और भयानक रूप से चिपचिपी हवा ने उसे तुरंत वहीं मजबूती से जकड़ लिया। लेकिन ब्रेन बग ने इस मादा स्वेलोटेल तितली को स्पष्ट रूप से कम आंका था। आखिरकार वह तितली प्रजाति की एकमात्र सदस्य थी जिसे निंगजी ने अब तक मदर नेस्ट का उपयोग करके मजबूत किया था। उसकी ताकत और गति न केवल उससे कम नहीं थी, बल्कि उसमें स्वयं के मौलिक गुण भी मौजूद थे। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने अपने अदृश्य मानसिक हाथ से उसे पकड़ा, उसके शरीर से काले रंग की ज्वाला जैसी धुंध फूट पड़ी। जैसे ही यह ज्वाला जैसी धुंध प्रकट हुई, इसने तुरंत अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फिर वह छोटा प्राणी फिर से तेज गति से आगे बढ़ा और एक ऊर्ध्वाधर आभा की तरह प्रतिद्वंद्वी की कमजोर आंखों की ओर तेजी से बढ़ा। ऐसी स्थिति में ब्रेन बग अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सका। ये तुरंत एक भूत की तरह क्षैतिज रूप से खिसक गया और काले प्रकाश की लकीर से बाल बाल बच गया। हालांकि इस कदम से उसका ध्यान भटक गया और निंगजी की तरफ का संकट स्वाभाविक रूप से कम हो गया। मानसिक जगत में मौजूद प्लवक भी तुरंत फैलना बंद कर दिए। निंगजी ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी रंगीन प्रकाश ज्वाला को उग्र रूप से प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही निंगजी ने हताशा में आकर उग्र रंगीन प्रकाश ज्वाला को प्रज्वलित किया, ऐसा लगा जैसे मात्र घोंसले के भीतर कुछ जागृत हो रहा हो, और इस शक्ति के कारण निंगजी के सभी गुण तुरंत बढ़ गए। लगभग तुरंत ही वह प्रतिद्वंद्वी के चंगुल से मुक्त हो गया और अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली। हालांकि इससे पहले कि निंगजी अपने बच निकलने का जश्न मना पाता, उसके मानसिक जगत में मौजूद प्लैंकेटन और ब्रेन बग का आध्यात्मिक रूप वास्तव में एक विशाल कीट में विलीन हो गए। ये कीड़ा विशालकाय था, कम से कम देखने में तो एक पुस्तकालय के आकार का था, और यह किसी भौतिक प्राणी की तरह कम और किसी प्रेत जैसी आत्मा के रूप में अधिक प्रतीत होता था। रूप से यह एक विशाल चींटी जैसा दिखता था, लेकिन पूरी तरह से चींटी नहीं था। यह स्पष्ट रूप से किसी भी चींटी से अधिक उन्नत और अधिक भयावह था। जैसे ही यह आकार लेने लगा, निंगजी का मानसिक दायरा तेजी से फैलने लगा। एक अदम्य शक्ति ने पल भर में निंगजी के मानसिक क्षेत्र को पतन के कगार पर धकेल दिया। इतनी भयानक मानसिक शक्ति के सामने निंगजी के पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। ... उछाल! जैसे ही निंगजी की चेतना ध्वस्त होने वाली थी, तभी अचानक ब्रूडेमडर के भीतर एक मानवाकार लाल आंखों वाला लाल पंजे वाला विशालकाय कीट प्रकट हो गया। आक्रमणकारी विशालकाय कीट की तरह इसका शरीर भी कुछ धुंधला सा दिखाई दिया, जो स्पष्ट रूप से मानसिक शक्ति से प्रकट हुई एक आध्यात्मिक सत्ता थी। इसका सिर एक विशिष्ट त्रिकोणीय कीट के सिर जैसा था, नुकीले उभरे हुए दांत, गहरे लाल रंग के पंजे, 4 भुजाएं और 2 पैर, एक गहरे लाल रंग की कैंची जैसी पूंछ और नुकीले किनारों वाला एक अजीब नीला सुनहरा केराटिनयुक्त हड्डी का कवच था। उसके सिर पर 2 पंक्तियों में बनी जटिल आंखों के बीच एक नुकीला सींग आकाश की ओर निकला हुआ था, और उसकी पीठ पर लोहे की ढाल जैसे 2 कवचधारी पंख उगे हुए थे। वह भव्य और अत्यंत क्रूर था। जैसे ही यह विशालकाय कीट प्रकट हुआ, आक्रमणकारी सदा विशालकाय कीट का शरीर अचानक हिल गया, मानो वह ब्रूडेमडर द्वारा प्रकट किए गए इस विचित्र कीट से काफी भयभीत हो। भगवान नहीं, परम भगवान स्तर का। सहज रूप से उत्पन्न होने वाली जैव विद्युत तरंगों की लहरें उमड़ पड़ी, जिससे निंगजी कुछ हद तक अचंभित रह गया। अति ईश्वर स्तर! क्या वह प्रजनन करने वाली माँ है? तुच्छ कीड़े, जब तुम मुझे पहचानते हो तो अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले? प्रजनन करने वाली माता द्वारा प्रकट किए गए विशालकाय कीट ने जैव विद्युत तरंगें उत्सर्जित की। जब ये जैव विद्युत तरंगें छोड़ी गईं, तो निंगजी भी थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि ये तरंगें उसके शरीर से बिल्कुल भी नहीं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसके अलावा एक और चेतना थी जो ब्रूडेमडर को नियंत्रित कर रही थी। ये चेतना आवश्यकता पड़ने पर उसे पूरी तरह से दरकिनार कर सीधे जैव विद्युत तरंगें उत्सर्जित कर सकती है। यह अनुभूति बहुत ही अप्रिय थी, जिससे ऐसा महसूस होता था मानो किसी ने अपनी चेतना पर कब्जा कर लिया हो। लेकिन संकट के इस क्षण में निंगजी के पास इसे रोकने या इसमें हस्तक्षेप करने का कोई तरीका नहीं था। तुच्छ कीड़ा, भले ही तुम महान नाका कबीले के हो, तुम पहले से ही इतने कमजोर हो कि सड़ने की कगार पर हो। हमारे साथ जुड़ जाओ और मिलकर हम चक्र आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली कीट जाति का निर्माण करेंगे। सादा जाति का घुसपैठ करने वाला चींटी जैसा विशालकाय कीड़ा हार मानने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने एक बार फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। दोनों कीड़ों की स्पष्टता को देखते हुए ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंद्वी की मानसिक शक्ति
ब्रूडेमडर के भीतर प्रकट हुए विशाल कीड़े की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। हालांकि आभा के संदर्भ में उसकी तरफ का कीड़ा आक्रमणकारी कीड़े की तुलना में अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। तुम्हें तुच्छ कीड़े को बुलाना चाहिए, तुम मृत्यु को आमंत्रित करते हो। प्रजनन करने वाली मादा के भीतर मौजूद लाल पंजे वाले विशालकाय कीट ने एक बार फिर जैव विद्युत तरंगे उत्पन्न की। इस बार ये सिर्फ एक रवैया व्यक्त करना नहीं था, बल्कि इसमें एक अत्यंत भयावह मानसिक हमला भी शामिल था। निंग जी के दृष्टिकोण से उसने केवल जैविक विद्युत का एक भयानक झटका देखा, जो गर्ज दैवीय तीर की तरह प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ा। ये देखकर आक्रमणकारी रंगीन चींटी जैसे विशालकाय कीट जरा भी भयभीत नहीं हुआ। उसके एंटीना ने हल्के से स्पर्श किया और साथ ही एक अत्यंत भयानक जैविक विद्युत का झटका छोड़ा, जिसकी गति तथाकथित गर्जनापूर्ण दिव्य तीर से कहीं अधिक थी। यदि ब्रूडेमडर में रेड क्लॉ जायंट इंसेक्ट द्वारा छोड़ा गया तीर थंडरस डिवाइनेरो था, तो इस आक्रमणकारी विशालकाय कीट द्वारा छोड़ा गया तीर थंडर गॉड का हैमर था। जब गर्जन देवता का हथौड़ा गर्जनापूर्ण दिव्य बाण से टकराया तो परिणाम स्वतः स्पष्ट था। धमाका। एक धीमी सी धमाके की आवाज के साथ गर्जनापूर्ण दिव्य तीर टकराते ही चकनाचूर हो गया, लेकिन गर्जन देवता का हथौड़ा भी अपना रूप बनाए रखने में असमर्थ रहा और रंगीन बिजली के तूफान में बदल गया जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। धिक्कार है इस कीड़े पर। लाल पंजे वाला विशालकाय कीट क्रोधित हो गया और अचानक ब्रूडेमडर के ऊपर से रंगीन प्रकाश की एक लहर फैल गई। तेज रंगीन प्रकाश के नीचे लाल पंजे वाले विशालकाय कीट का मूल रूप से मायावी शरीर कई गुना अधिक स्पष्ट हो गया और उसी समय उसके शरीर के चारों ओर एक रंगीन प्रकाश अवरोध प्रकट हो गया। इस अवरोध के पीछे तथाकथित तूफान महज एक तूफान था। दृश्य भव्य प्रतीत होता था, लेकिन इसने ब्रूडेमडर के भीतर मौजूद रेड क्लॉ या निंग जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि रहस्यमय तरीके से ब्रूडेमडर पर एक दरार दिखाई दी। इस दरार के प्रकट होने से निंग जी को लाल पंजे वाले विशालकाय कीट के अत्यधिक क्रोध का स्पष्ट रूप से आभास हो गया। ये सोचकर हैरानी होती है कि सादा कीट देवता की विरासत में जिन नाका वंश को इतना सम्मान प्राप्त है, उनका भी ऐसा दयनीय दिन हो सकता है। एक आखिरी मौका, स्वेच्छा से सादा जाति में विलीन हो जाओ, वरना पूरी तरह से निगल लिए जाओगे और मर जाओगे। आक्रमणकारी चींटी जैसे विशालकाय कीट ने एक विजेता के स्वर में बात की और उसका पूरा शरीर एक बार फिर थोड़ा और ठोस हो गया। चले जाओ, गरज। लाल पंजे वाले विशालकाय कीट के क्रोध में दहाड़ने के साथ ही जैव विद्युत तरंगे उमड़ पड़ी। मरना। दूसरी ओर मौजूद चींटी जैसे विशालकाय कीड़े ने फिर भी हार नहीं मानी। उसकी तीव्र लालिमा और भी बढ़ गई और पल भर में एक काली लाल प्रकाश तरंग में बदल गई। टकराना। प्रकाश की दो तरंगे उमड़ी और टकरा गईं। निंग जी का चेतना क्षेत्र बुरी तरह हिल गया, मानो कोई बम गिरा दिया गया हो, और चारों ओर भिनभिनाहट की आवाज गूंज उठी। छोटी सी चीज, नाका। भविष्य अब तुम पर निर्भर करता है। लाल पंजे वाले विशालकाय कीट द्वारा निर्मित लाल विद्युत तरंग संपर्क में आते ही बिखर गई और तुरंत अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो गई, जो ब्रूडेमडर के पूरे शरीर में बिखर गए। उसी समय निंग जी के मन की गहराई में एक धीमी आह गूंज उठी। जैसे ही यह आह सुनाई दी, निंग जी ने तुरंत महसूस किया कि ब्रूडेमडर के साथ उसका संबंध अचानक कई गुना अधिक मजबूत हो गया है। चूंकि लाल पंजे वाले विशालकाय कीट द्वारा निर्मित प्रकाश तरंग इस प्रकार की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस भयानक चींटी जैसे विशालकाय कीट द्वारा निर्मित काली लाल प्रकाश तरंग का हाल भी कुछ खास अच्छा नहीं था। ये भी कई टुकड़ों में बिखर गया। हालांकि यह स्पष्ट रूप से रेड क्लॉ जायंट इंसेक्ट से अधिक मजबूत था और अंततः खुद को कोहरे जितनी पतली एक आध्यात्मिक इकाई में पुनः एकत्रित करने के लिए मजबूर हो गया। सब कुछ शांत हो गया प्रतीत हो रहा था, लेकिन जैसे ही यह कमजोर विजेता बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने की तैयारी कर रहा था, एक खूबसूरत रंगीन हल्की तितली मादा तितली के गर्भ से प्रकाश की एक चमक की तरह निकली। स्विश स्विश स्विश। तेज रोशनी का फ्लैश एक रंगीन जाल की तरह नाच रहा था, जिसने पल भर में उस भयानक विशालकाय कीड़े को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया। मानसिक शक्तियों का संघर्ष शारीरिक लड़ाई से भी कहीं अधिक विचित्र और खतरनाक था। रंगीन आत्मा अग्नि से सुरक्षित होने के कारण निंग जी को हर बार प्रतिद्वंद्वी पर वार करने पर अपरिहार्य रूप से विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते थे। अपने प्रतिद्वंदी के टुकड़े टुकड़े करते समय उसकी अपनी मानसिक शक्ति की खपत भी काफी अधिक थी। अपने प्रतिद्वंदी के शरीर को आखिरी बार भेदने के बाद निंग जी की चेतना अब और कायम नहीं रह सकी और वह सीधे गहरी नींद में सो गया। यदि अत्यधिक परिश्रम करने के कारण निंग जी गहरी नींद में सो गया, तो दूसरी तरफ जिसे टुकड़ों में काट दिया गया था और यहां तक कि ब्रूडेमडर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, स्वाभाविक रूप से उसकी हालत और भी बदतर थी।
निंग जी को यह नहीं पता था कि सादा जर्ग के भीतर स्थित उसकी चेतना में प्रकट होने वाले उस भयानक चींटी जैसे विशालकाय कीट का क्या दर्जा था। हालांकि मध्यस्थ माध्यम के रूप में विशालकाय कीट के पराजित होते ही ब्रेन वर्म की आंखों की चमक अचानक फीकी पड़ गई और उसकी चेतना पूरी तरह से समाप्त हो गई। चेतना का क्षीण होना मृत्यु का प्रतीक था। इस युद्ध क्षेत्र की समग्र स्थिति को नियंत्रित करने वाले मस्तिष्क कृमि के रूप में इसकी मृत्यु का पूरे युद्ध क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता था। निंग जी, जिसे पहले उसकी मानसिक शक्ति द्वारा हवा में रोके रखा गया था, अचानक मृत्यु के कारण धीरे धीरे नीचे गिरने लगा। काली रोशनी की एक चमक के साथ मादा स्वैलोटेल तितली तुरंत निंग जी के सामने प्रकट हुई और उसके 6 पतले कीट जैसे पैरों ने आसानी से उसे पकड़ लिया। सादा ब्रेन वर्म की अप्रत्याशित मृत्यु ने वॉरियर इंसेक्ट कमांडर और हेनुओ वर्म दोनों को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। ये क्षणिक संकोच ही था जिसने अराजक युद्ध क्षेत्र में अचानक शांति ला दी। तितलियों का झुंड अपने स्वामी की रक्षा करता था। निंग जी की असामान्य स्थिति का पता चलते ही वे लगभग तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी नजरों में उनके सम्राट से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। सादा जर्ग की तरफ से ब्रेन वर्म की अप्रत्याशित मृत्यु के कारण योद्धा कीट कमांडर ने कमान संभाल ली। उन्होंने सर्वोच्च आदेश का पालन जारी रखने का विकल्प चुना और एक संक्षिप्त विराम के बाद अपना पीछा फिर से शुरू कर दिया। हाँ, पीछा करना। बटरफ्लाई स्वॉर्म के साथ अपने संबंध तोड़कर उन्होंने तेजी से चू चेनिक्सी का पीछा किया। वॉरियर इंसेक्ट कमांडर को मानसिक आक्रमण के परिणाम का स्पष्ट रूप से पता नहीं था, लेकिन वह परस्पर विनाशकारी स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सादा जर्ग के लिए उसके सामने मौजूद ये कमजोर तितली निंगजी तथाकथित ईश्वर वंशज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। मित्र और शत्रु के बीच शक्ति के अंतर का सरल आकलन करने के बाद उन्होंने सबसे सरल और सबसे प्रभावी आदेश जारी किया। जहां तक निंग जी के सक्रिय नेतृत्व के बिना तितली झुंड की बात है, मादा स्वैलोटेल तितली के नेतृत्व में उन्होंने अप्रतिद्वंद्वी को अवरुद्ध नहीं किया। इसके बजाय निंग जी की रक्षा करते हुए उन्होंने उसके पिछले आदेशों का पालन किया और उसके साथ चू चेनिक्सी के स्थान की ओर दौड़ पड़े। इस प्रकार एक नाटकीय दृश्य सामने आया। कुछ क्षण पहले तक जानलेवा लड़ाई लड़ रहे दोनों पक्ष अब युद्धविराम के बाद एक ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे के रास्ते से हटते हुए। मुड़ना। जहां तक कोमा में पड़े निंग जी की बात है, वह एक बार फिर सपने में खो गया। इस बार उसने तारों की रोशनी से ढके एक विशाल युद्ध क्षेत्र का सपना देखा। मनुष्यों और लाल पंजे वाले मानवाकार विशालकाय कीटों के बीच की लड़ाई को रुक रुक कर खंडित रूपों में प्रस्तुत किया गया था। मुख्य मानव बल में 3 लोग शामिल थे, एक साधारण आदमी जिसके पास क्षैतिज ब्लेड था और 2 बेहद खूबसूरत महिलाएं जो तलवारें चला रही थीं। तीनों ने निर्बाध रूप से समन्वय स्थापित किया और लाल पंजे वाले विशालकाय कीड़ों से तब तक लड़ते रहे जब तक कि आकाश अंधेरा नहीं हो गया और धरती धुंधली नहीं हो गई, जिससे निंग जी की इंद्रियां पूरी तरह से चौंक गईं। उसने तलवार लिए हुए उस आदमी को शून्य को चीरते हुए देखा और उसने लाल पंजे वाले विशालकाय मानवाकार कीट को टुकड़े टुकड़े होने के बाद तुरंत फिर से बनते हुए देखा। उसने 2 सुंदर महिलाओं की आंखों को दिव्य प्रकाश से जगमगाते देखा और उसने अनगिनत मनुष्यों को तारों के प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए सरनी पैटर्न पर कदम रखते देखा। इस समय निंग जी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह खुद वह लाल पंजे वाला विशालकाय कीड़ा बन गया हो। वह उसकी हताशा और अनिच्छा को महसूस कर सकता था। यह एक असाधारण लड़ाई थी जिसने पल भर में निंग जी के पूरे अस्तित्व को अपने वश में कर लिया, जिससे वह पूरी तरह से खुद को खो बैठा। डॉट 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 स्विश स्विश। जंगल में 2 आकृतियां अत्यंत तेज गति से कूद रही थीं। चू चेनेक्सी का पूरा शरीर पन्ना हरे प्रकाश से घिरा हुआ था। नन्ही निंगचू को गोद में लिए हुए भी वह नाचती हुई परी की तरह फुर्ती से पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। मम्मी बहुत ही शानदार है। उनकी बाहों में बैठी नन्ही निंगचू, जो एक अद्भुत यात्रा का अनुभव कर रही थी, प्रशंसा से विस्मय व्यक्त किए बिना नहीं रह सकी। ये सुनकर चू चेनिक्सी ने नन्ही निंगचू को प्यार से सहलाया। न जाने क्यों, जंगल में प्रवेश करने के बाद उसे अपने पूरे अस्तित्व में एक पूर्ण खालीपन और स्वतंत्रता का एहसास हुआ। पहले का तनाव और दमनकारी भावनाएं पूरी तरह से गायब हो गई थीं, उनकी जगह केवल एक हल्केपन की भावना ने ले ली थी। हालांकि वह जानती थी कि मौजूदा स्थिति आशाजनक नहीं है और हो सकता है कि वह अभी भी अपने भाग्य से बच न पाए, फिर भी उसे जरा सी भी चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि ये अनावश्यक नकारात्मक भावनाएं मूल रूप से अर्थहीन थीं। आसपास की हरियाली उसे दोस्तों जैसी लग रही थी, जिससे उसकी सुरक्षा की भावना बढ़ रही थी और साथ ही उसे एक अजीब तरह का आत्मविश्वास भी महसूस हो रहा था।
चू चेनेक्सी की सहजता के विपरीत शियाओ ईरान के माथे पर गहन विचारों की लकीरें थीं। वह बीच बीच में पीछे मुड़कर किसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम एक ने कई खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया था और सदस्यों के बीच का सौहार्द कुछ ऐसा था जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस समय उनसे अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक ही था। स्विश स्विश स्विश। तभी हवा के फटने की एक तीखी आवाज सुनाई दी। चू चेनेक्सी और शियाओ ईरान तुरंत मुड़े और दूर से वू बियाओ, शिंग तियानई और चेनशुओ को देखकर प्रसन्न हुए। एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन आर्मर नैनो तकनीक से बना था। इसके अलावा पीछा करने वालों ने पहले ही ब्लड बर्निंग मोड सक्रिय कर दिया था। तेज लाल रोशनी के साथ तीनों लगभग तुरंत ही उनके पास पहुंच गए। ये रान, मिस चू, बूढ़े वो कैसा चल रहा है? दोनों पक्षों के मिलते ही जियाओ ईरान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपने मन में उठने वाले सवाल को निगल लिया। वू बियाओ और जिंग तियानई दोनों ब्लड बन के लाल ड्रैगन पैटर्न से चमक रहे थे और वू बियाओ के अलावा उसे एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम का कोई अन्य सदस्य दिखाई नहीं दिया। दरअसल उसके मन में पहले से ही जवाब मौजूद था, लेकिन वह इस तथ्य को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। चू चेनेक्सी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि इंद्रधनुषी तितली जो पूरे रास्ते उनकी रक्षा कर रही थी और उनका पीछा कर रही थी, उनके साथ वापस नहीं लौटी थी। चू चेनेक्सी के मन में उस तितली का स्थान किसी और से कम नहीं था। कैप्टन जिंग, हमारा लिटिल दाई कहाँ है? चू चेनेक्सी खुद को बोलने से रोक नहीं पाए। ये सुनकर शियाओ ईरान की भौहें तन गईं, वह कुछ हद तक नाखुश दिखी। यह तितलियों के झुंड को उन शापित कीड़ों का प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो बियाओ के जवाब से चू चेनेक्सी और जियो ईरान दोनों स्तब्ध रह गए। चू चेनेक्सी को बस आश्चर्य हुआ। शियाओ ईरान अलग था। एक पल वह इसलिए परेशान था क्योंकि चू चेनेक्सी ने टीम के अन्य सदस्यों के बारे में नहीं पूछा, बल्कि एक तितली के बारे में पूछा। अगले ही पल उससे बताया गया कि जिस अस्तित्व को वह तुच्छ समझता था, वह इस समय उन्हें समय दिलाने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जिससे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लाल वस्त्रधारी कीड़ा बहुत ताकतवर है। हम अपनी जान जोखिम में डालकर भी उसकी मदद नहीं कर सकते। फिर कप्तान और बाकी लोग, उन्होंने सबने अपना बलिदान दे दिया। अंततः जियाओ ईरान अपने साथियों के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। वो बियाओ ने सीधे सीधे बात करते हुए उसे वही जवाब दिया जो वह सुनना बिल्कुल नहीं चाहता था। ब्लड बर्निंग मोड को सक्रिय कर चुके वो बियाओ सहित 7 सदस्यीय दस्ते में से केवल 2 लोग ही बचे थे, और उन दोनों में से वो बियाओ ब्लड बर्निंग मोड के कारण लगभग अधमरा हो चुका था। इस समय एजियो ड्रैगन न्यूक्लियर एक्शन टीम 1 का अस्तित्व केवल नामात्र का था। शियाओ ईरान ने चू चेनेक्सी को गहरी नजरों से देखा और मन ही मन एक बार फिर कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह बचाव अभियान को पूरा करेगा और अपने साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। सुश्री चू, चिंता मत कीजिए। ये बहुत शक्तिशाली है और सब ठीक होना चाहिए। इसी ने हमें आपकी रक्षा करने और सबसे पहले निकलने के लिए कहा था। चू चेनेक्सी की चिंता देखकर वो बियाओ ने खुद को रोक नहीं पाया और उसे सांत्वना के कुछ शब्द कहे। तितली की महान शक्ति को देखने के बाद वो बियाओ को और भी अधिक यकीन हो गया कि ईश्वर के वंशज ही आशा है। चू चेनेक्सी हिचकिचाए। उसके दिल में जो इच्छा थी उसके अनुसार वह वास्तव में चाहती थी कि बाकी लोग उसकी बेटी की रक्षा करें और पहले वहां से चले जाएं। वह तुरंत वापस मुड़कर उस तितली को जर्ग को मारने में मदद करना चाहती थी। उसे यह भ्रम था कि जब तक वह तितली के साथ मिलकर काम कर सकती है, तब तक उन पुराने कीड़ों से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन शियाओ ईरान और वू बियाओ के बीच हुई बातचीत सुनने के बाद उसने कभी भी अपने विचार व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान उसे पहले ही बहुत अधिक सुरक्षा मिल चुकी थी। सुरक्षा भवन से लेकर इस वीरान इलाके तक उसके द्वारा उठाया गया हर कदम फेडरेशन सैनिकों के खून से सना हुआ था। वास्तव में उसे वापस लौटकर लड़ने के विचार पर पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए उसने जल्दबाजी में फैसला लेने की हिम्मत नहीं की, इसलिए नहीं कि उसे असफल होने और मरने का डर था, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि जिन लोगों ने उसकी रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, उनकी मृत्यु व्यर्थ हो जाए। जैसे ही चू चेनेक्सी इस बात पर हिचकिचा रही थी कि क्या उसे वापस मुड़कर अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए, तभी अचानक उसकी दृष्टि में बिंदु के आकार की काली ऊर्जा की एक बड़ी लहर और 2 रक्तपिपासु आक्रामक काली ऊर्जा की लहरें प्रकट हुईं। चू चेनेक्सी ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी दृष्टि के सबसे दूर के छोर पर तितलियों का एक बड़ा झुंड और 2 सादा जर्ग धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। सावधान रहो, उन चीजों का असर अब दिखने लगा है। बाकी लोग पीछे मुड़े और उन्होंने भी तुरंत अपने पीछे की उस असामान्य चीज को देखा।
क्या युद्ध को टालने की कोशिश नाकाम हो गई थी? क्या सादा जर्ग फिर से आगे निकल गए थे? रुको, ये तितलियां सादा जर्ग के साथ क्यों है? क्या उन्होंने दल बदल लिया है? तितलियों और सादा जर्ग के एक साथ घूमने के बावजूद एक दूसरे के काम में दखल न देने के दृश्य ने जियाओ यीरान के संदेह को और बढ़ा दिया। असंभव, बटरफ्लाई स्वॉर्म बेहद वफादार है। होंगवेक्सिंग बिल्डिंग की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं की। जैसे ही जियाओ यीरान ने बोलना समाप्त किया, चू चेनेक्सी के आपत्ति जताने से पहले ही शिन तियानई आगे बढ़ गया। होंगवेक्सिंग बिल्डिंग में हुई लड़ाई के दौरान उन नन्हे मुन्ने जीवों ने उन्हें जो सदमा पहुंचाया था, वह कुछ ऐसा था जिसे वे इस जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। हम लापरवाह नहीं हो सकते। तितलियां कीड़े हैं और वे जीव भी कीड़े ही हैं। कुछ भी हो सकता है। वही पुराना प्लान। यीरान, तुम लोग पहले निकल जाओ, मैं इन्हें रोक लूंगा। वो बियाओ ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया और तुरंत रुक गया। उसी समय चेन शुओ को ले जा रही शिन तियानई भी धीमी हो गई। वह और वो बियाओ दोनों ही ब्लड बर्निंग मोड में प्रवेश कर चुके थे। भले ही वे आगामी युद्ध में भाग न लें, फिर भी मांसपेशियों की थकावट से उनकी मृत्यु निश्चित थी। यदि वे एक पल के लिए भी देरी कर सकते जब तक वे इस ईश्वर वंशज की रक्षा कर सकते, तो वे अपनी मृत्यु को सार्थक मानते। लेकिन जैसे ही वे दोनों रुकने के लिए धीमे हुए, चू चेनेक्सी, जो उनकी सुरक्षा का लक्ष्य थी, वह भी तुरंत रुक गई। उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हम सब अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ें। प्रकोप, सुश्री चू, अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दें। भागो। चू चेनेक्सी को रुकते देख वो बियाओ चिंतित हो गया। मुझे माफ करना, मैं अब और बोझ नहीं बनना चाहता, लेकिन ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं है। ध्यान से देखो, तितलियों का झुंड हमारी नन्ही तितली की रक्षा कर रहा है, और वह लाल वस्त्रधारी कीड़ा गायब हो गया है। चू चेनेक्सी अविचलित रही और उसने शांत मन से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया। अगर इन परिस्थितियों में इसने हमारा पीछा नहीं किया है, तो या तो इसे लिटिल बटरफ्लाई ने मार डाला है या ये लड़ने के लिए बहुत बुरी तरह घायल है। जो भी हो, ये हमारे लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है। दुश्मन बहुत तेज है। हमारा दल इतना धीमा है, इसलिए उन्हें रोकने की बेताब कोशिश करने के बजाय बेहतर यही होगा कि हम आखिरी लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, चू चेनेक्सी पूर्ण दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी। उसके शरीर के भीतर की पन्ना काली ऊर्जा पूरी तरह से फूट पड़ी। प्रकृति की एक सुखदायक आभा फूट पड़ी। प्रकृति के प्रति उनके पुनर्तः जागृत भाव के साथ उनके चारों ओर के विशाल वृक्ष मानो जीवंत हो उठे। वे बेतहाशा बढ़ने लगे और जड़ों का एक विशाल भंडार मिट्टी से फूट पड़ा, मानो उनमें चेतना हो। वे तेजी से तैरने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वे चू चेनेक्सी की इच्छाशक्ति को महसूस कर रहे थे, जो एक मंद पन्ना प्रकाश से जगमगा रही थी, कमजोर फिर भी लचीली और अडिग। वे अपनी रानी की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। यह विचित्र जलन की स्थिति संक्रामक प्रतीत हो रही थी। 1 या 2 सांसों के भीतर आधे मील के दायरे में मौजूद सभी पेड़ हल्की हरी रोशनी से जगमगा उठे। जड़ें मिट्टी को चीरते हुए बाहर निकलीं और शाखाएं पूरी तरह से फैल गईं, जिससे पल भर में यह एक पन्ना पिंजरे में बदल गया। एमरल्ड केज के अंदर प्रकृति की अपार शक्ति हर जगह व्याप्त थी। इस घने प्राकृतिक क्षेत्र के भीतर चू चेनेक्सी निंग चू को पकड़े हुए एक चमकदार हरे प्रकाश में घिरी हुई थी, जो आकाश को चीरते हुए पूरे जंगल को हिला रही थी। इसने ईश्वर के वंशजों की खोज में जुटी असंख्य परग्रही जातियों के साथ साथ इन पहाड़ों की गहराई में छिपे गुप्त अड्डे को भी हिलाकर रख दिया। चू चेनेक्सी, जो अब तक अपने गुस्से को दबा रही थी, आखिरकार भड़क उठी। पूरी यात्रा के दौरान हमेशा उसी की रक्षा की गई थी और कई लोगों ने उसके लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। अचानक ईश्वर का वंशज बन जाना, अचानक सुरक्षा प्राप्त करना, अचानक शिकार किया जाना। रास्ते में हुए अनुभवों ने उन्हें एक ईश्वर वंशज के रूप में अग्नि से परिपूर्ण बना दिया था। ये ठीक यही क्रोध था जिसने उसकी वंश परंपरा को पूरी तरह से उत्तेजित किया और उसकी युद्ध प्रवृत्ति को जागृत किया। रॉक सोल एम्पायर के देवताओं में से प्रत्येक प्रमुख देवता या देव योद्धा ने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था। वे अदम्य थे और कभी समझौता नहीं करते थे। ईश्वर वंशज की उत्तराधिकारी होने के नाते चू चेनेक्सी के शरीर की हर कोशिका अब इन्हीं अदम्य और अडिग युद्ध कौशल से भरी हुई थी। इससे पहले विभिन्न कारणों से उसने छुपकर रहना ही चुना था, लेकिन अब जियाओ यीरान की अकेली और उदास आंखों को देखकर, निंगजी को तितली झुंड के भीतर असहाय रूप से लटकते हुए देखकर और पीछे रह गए वो बियाओ और शिन तियानई के धुंधले साये को देखकर, वह अपने उफनते युद्ध इरादे को और अधिक नियंत्रित नहीं कर सकी। वह ईश्वर की वंशज थी, कोई सजावटी फूलदान नहीं। वह लड़ना चाहती थी।
चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वह फिर कभी डरपोक नहीं बनेगी। भगवान के वंशज भी इंसान ही हैं। मैं तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए समय खरीदने नहीं दे सकता। भागने का कोई अंत नहीं है। अभी अगर हम अपनी पूरी ताकत से लड़ें तो जरूरी नहीं कि हम हार जाएं। इस संकट के बीच पूरी तरह से भड़की हुई चू चेनेक्सी के विचार बेहद स्पष्ट थे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने एक कदम बढ़ाया, अनगिनत शाखाएं नीचे उतरी, उसे एक देवी की तरह उठाकर पन्ना रंग के घने पेड़ों के ऊपर खड़ा कर दिया। इस हालत में चू चेनेक्सी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। इस भावना, इस दृष्टिकोण को अब सामान्य तर्क से नहीं मापा जा सकता था। और इस सदमे के बीच वे अपने से पहले वांग जू की तरह इस बात से और भी अधिक आश्वस्त हो गए कि ईश्वर के वंशज ही आशा हैं। विश विश विश। तेज हवा की सीटी की आवाज के साथ तितलियों का झुंड और दो सादा कीट बिना किसी बचाव के पिंजरे में घुस गए। विश 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 विश। इस बार उनके पहले कार्रवाई करने का इंतजार किए बिना अनगिनत जड़ें, शाखाएं और लताएं मूसलाधार तूफान की तरह उन दो विशाल कीड़ों की ओर सीटी बजाती हुई बढ़ीं। पलक झपकते ही दोनों पक्ष अलग हो गए। तितलियों का झुंड तेज गति से आगे बढ़ता रहा, जबकि सादा के दोनों कीड़े तुरंत आपस में उलझ गए। एमरल्ड केज के ऊपर बैठी चू चेनेक्सी एक ऐसी विचित्र अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी जहां वह इस आधे मील के क्षेत्र की देवी प्रतीत हो रही थी। सिर्फ एक विचार से सभी पौधे उसके नियंत्रण में आ जाते थे। उन्होंने अपनी जीवन शक्ति को जला दिया और साधारण पौधों की तुलना में कहीं अधिक लचीलेपन के साथ विस्फोट किया। एक पल के लिए वे सचमुच एक पन्ना झरने की तरह लग रहे थे और अचानक पकड़े गए दो सादा कीड़ों को मजबूती से जकड़ लिया। धमाका, गड़गड़ाहट। सादा योद्धा बग कमांडर और सादा हेनुओ वम ने अचानक हुए हमले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए विशाल नीले सुनहरे कांटे और गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी का विस्फोट किया। सादा योद्धा कमांडर ने अपनी दोनों तलवारें उग्रता से लहराईं। हर वार में पहाड़ों और चट्टानों को चकनाचूर करने की शक्ति थी। गहरे लाल रंग की तलवार की रोशनी अजेय थी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर जड़ को काट देती थी। सदा हेनुओ कृमि की बात करें तो इसके सिर से नीले सुनहरे कांटे निकलते थे और इसका विशाल शरीर किसी मांस पीसने वाली मशीन की तरह तेजी से लुढ़कता था। अपनी अपार शक्ति और नुकीले कठोर कवच के साथ ये पहाड़ को कुचलने जैसी गति प्रदर्शित करता था, जिससे अनगिनत जड़ें और लताएं पल भर में चकनाचूर हो जाती थीं। लेकिन इसके सामने पहाड़ की चट्टान नहीं, बल्कि लचीली और मजबूत जड़ें थीं, एक पन्ना पिंजरा जो अपनी इच्छा से बढ़ रहा था। उनकी विनाश की गति तेज थी, लेकिन चू चेनेक्सी की डार्क एनर्जी के नियंत्रण में इन जड़ों, लताओं और शाखाओं की वृद्धि की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। इस समय दोनों कीड़े एक पन्ना जैसे हरे सागर में प्रतीत हो रहे थे, जो अंतहीन हरी लहरों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। दुर्भाग्यवश उनका कीट रोधी कवच मजबूत था और डार्क एनर्जी के सुदृढ़ीकरण के कारण चू चेनेक्सी अल्पावधि में उन्हें पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचा सका। हालांकि अल्पावधि में ज्यादा नुकसान न पहुंचा पाने का मतलब यह नहीं था कि वह उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। फिलहाल वे नुकसान से बच सकते हैं क्योंकि उनके पास डार्क एनर्जी की शक्ति के तहत जल्दी से इस बंधन से मुक्त होने की क्षमता है। एक बार जब उनकी डार्क एनर्जी और यहां तक कि उनकी शारीरिक शक्ति भी एक निश्चित सीमा तक समाप्त हो जाती है, तो वे पूरी तरह से बचने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। फिलहाल भले ही उसने उन्हें घायल न किया हो, लेकिन उसने उनके लिए समूह की ओर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बना दिया था। उनके सामने का दृश्य देखकर हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, भले ही वे युद्ध के विशिष्ट विवरण न देख पाए हों। वे दूर से आती हरी लहरों के बीच कभी कभार सतह पर आने के लिए संघर्ष करने वाले कीड़ों की भयावह शक्ति को महसूस कर सकते थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चू चेनेक्सी इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ विस्फोट कर सकती है। वो बियाओ ने स्वयं सादा योद्धा कमांडर की ताकत का अनुभव किया था। कुछ ही मुठभेड़ों में वह बुरी तरह घायल हो गया था। दरअसल आमने सामने की लड़ाई में चू चेनेक्सी, जिसके पास नैनो आर्मर नहीं था, सादा वॉरियर बग कमांडर का सामना करने पर वो बियाओ से भी बदतर स्थिति में हो सकती थी। सौभाग्यवश चू चेनेक्सी की महाशक्ति की प्रकृति लंबी दूरी तक नियंत्रण के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती थी और वह स्वाभाविक रूप से अपनी कमजोरियों के लिए अपनी ताकत को नहीं छोड़ेगी। ऐसे क्षण में समूह क्षण भर के लिए थम गया और फिर तुरंत होश में आ गया। इसके बाद उनके सामने केवल दो ही विकल्प बचे थे। सबसे पहले चू चेनेक्सी की पूरी सहायता करें ताकि पीछा कर रहे जर्ग को पूरी तरह से खत्म किया जा सके और खतरे को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। दूसरा, उसे जबरदस्ती रोकें और पीछे हटने के अभियान को जारी रखें। दोनों विकल्प व्यवहार्य प्रतीत होते थे, फिर भी दोनों में अत्यधिक अनिश्चितता थी।
पहले विकल्प की अनिश्चितता ये थी कि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि एक जोखिम भरे जुए का परिणाम अच्छा ही होगा। एक बार यह विफल हो गया तो उबरने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और चुचेनिक्सी एक देव वंशज होने के नाते निश्चित रूप से जर की ट्रॉफी बन जाएगी। इस तरह का परिणाम किसी के भी सामर्थ्य के विरुद्ध था।